हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं लोकेश पाशा आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल पे, जो कि सब आपका चैनल है, आपके लिए खोला गया है, तो जॉइन होइए। और ये है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अपना एक पुराना मतलब अपना एक आर्मी भी बनाई है, टेलीग्राम आर्मी। तो उस टेलीग्राम आर्मी पे जल्द से जल्द जॉइन हो जाइए। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ-साथ मैंने आपको अगर लिंक से क्लिक करके आप उस आईडी पर नहीं पहुँच पाएँ, देन यू विल यूज़ ऑल्सो द नेम ऑफ दैट आईडी। आप उस आईडी का नाम यूज़ करके है ना सर्च मार सकते हैं, आपको नाम से तो वो आईडी मिल ही जाएगी। सेम लोगो जैसा लोगो आपको इस चैनल में लगा दिख रहा है अपने चैनल पर, सेम लोगो आपको वहाँ पर भी दिखेगा अपनी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है ना? चलो, टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन हो जाना, बहुत अच्छा रहेगा। अब अपन है ना नाज़ी का जो चैप्टर है इसको जल्द से जल्द है ना करके खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि है ना जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो केंद्रीय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो हाफ ईयरली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सॉरी फॉर दैट, मुझे जैसे ही पता चला था ना कि उनका हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया है, काफ़ी अंदर से बुरा लगा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हो गया वो तो। लेकिन जिनका अभी हाफ ईयरली कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि अब मैं है ना आपको चैप्टर 2 का ये चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ, और आप कुछ भी जानें, मतलब आप टेंशन ना लें। फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर से ही आपके हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स उठते हैं। आप अगर 30 क्वेश्चन्स अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, देन दैट वाज़ द ओनली इन दैट विल कम ओनली इन द फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर, ठीक है ना? अगर उठा तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन जो 2-3 नंबर के होंगे, ये उठेंगे सेकंड चैप्टर से, मीन्स सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना? बस, टेंशन नहीं लीजिएगा। सब कुछ करेंगे अपन यहाँ पे बैठे-बैठे, सब कुछ पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, फ़ील करते-करते पढ़ेंगे, और ये फ़ीलिंग ऐसी कुछ स्पेशल बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द में कि आप लोग कहेंगे कि अब आया ना मज़ा, और ये मज़ा हम सबको देंगे। याद आया? आलू इधर से डालूँगा, सोना इधर से निकलेगा, ये मज़ा हम सबको देंगे। अब ये मज़ा हम आपको देंगे, तो लें इस मज़े को। हाँ जी, हम कल देख चुके थे कि है ना वाइमर रिपब्लिक बन गई, वाइमर रिपब्लिक काम कर रही है, लेकिन वो टिक नहीं पा रही है। क्यों नहीं टिक पा रही है? क्योंकि उसने 2 गलती उसकी मानी जा रही हैं। पहली कि नवंबर में युद्ध हार गए, दूसरी कि नवंबर में ट्रीटी ऑफ वर्साय हुई थी, वर्साय की संधि, ठीक है? अब इसके बाद हम थोड़ा-सा आगे देखें, रिवीजन के तौर पे कुछ ऐसा था नहीं उसमें, तो आप सब वो देखोगे, क्योंकि 20 मिनट का ही लेक्चर मैंने बनाया था, वो 20 से 25 मिनट का। अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो, अब हम देखते हैं कि है ना जब वाइमर के अपोज़िट में खड़ी होने वाली पार्टीज़ आ चुकी थी, तो कौन-कौन सी ऐसी पार्टीज़ थी जो कह रही थी कि है ना हम भी आएँगे, तुम अकेले थोड़ी स्वाद लोगे, दुनिया को हम भी चलाएँगे, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? अब ये कौन थे? ये थे पॉलिटिकल रेडिकलिज़्म। I know about the radicalism, radicalवादी, radical thinking. That thing is known as the special thing which is separated from the group of person. ये है ना कई ग्रुप ऑफ मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन की एक ऐसी थिंकिंग है जो कि उठाई गई, और ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने कहा आज हम सो रहे हैं, कल हम उठेंगे और दुनिया पलट जाएगी। आज ये दुनिया है, ये दुनिया हम ऐसे उछाल के, ये हमारी दुनिया है, इसे ऐसे उछाल के ऐसे पकड़ लेंगे, इतने बड़े हो जाएंगे हम आज। ये हैं रेडिकलवादी, जिनकी सोच कुछ अटपटी है, जो सोचते हैं कि है ना हज़ारों साल से चलते हुए नेचर को, हज़ारों साल से चलते हुए एक वातावरण को, एक है ना डायनेस्टी को आप यूँ ही चुटकी बजाते पलट सकते हो। ये होते हैं रेडिकल सोच वाले, ठीक है ना? अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ये सोच समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ दैट वर्ल्ड हिस्ट्री आर सेड अबाउट ओनली दैट थिंकिंग, दैट आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 10th में ये इतनी ज़्यादा डीप होकर आएगी ना ये आइडियोलॉजी कि आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए दिमाग नहीं घुमाओ, आज करो, अभी करो बच्चों, भला होगा सबका। मज़ाक कर रहा हूँ, सीरियस, सीरियस लो। देखो, पॉलिटिकल रेडिकलिज़्म बता दिया मैंने। हाँ, कौन थी? वाइमर वर्सेस स्पार्टिस्ट्स। ये स्पार्टिस्ट जो है ना, ये आपके वोल्शेविक्स से प्रभावित है। मतलब वोल्शेविक कौन? वोल्शेविक वह एक पार्टी थी जो कि बनाई थी व्लादिमीर लेनिन ने, जो रशिया में है ना लीडर था एक, रशिया, ठीक है ना, समझे ना? तो रशिया का एक लीडर है व्लादिमीर लेनिन, जिसने एक पार्टी बनाई थी वर्कर्स की पार्टी, जिसका नाम था बोल्शेविक्स पार्टी,
अब ये बोल्शेविक पार्टी का काम क्या था? इसका मेन काम था राजा की सरकार को भगाना, मतलब राजा को भगाना और देश को आज़ाद कराना। देश में नाम पैदा करना कि है ना, हम इस देश में है ना क्रांति लाएँगे, हम इस देश को आज़ाद करेंगे। दैट रिवॉल्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय द होल द यूरोप आफ्टर दैट कंडीशन। हर बार फ्रांस से उठी, लेकिन फैली हर जगह पर। ठीक है? हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्पार्टसिस्ट है ना, ये रशिया से प्रभावित हुई है। रशिया को इसने फ्रंट पे रखकर है ना अपने आप को देखा है कि रशिया हमारे साथ में है, हम है ना रशिया के जो बड़े ग्रुप है ना जिसका नाम है बोल्शेविक्स, उसकी तरह अपना नाम रखेंगे, उसकी तरह हम काम करेंगे। तो इन्होंने भी है ना रेडिकलिज़्म की सोच अपनाते हुए, वह लोग जो कि है ना आज कुछ हैं और कल कुछ और चाहते हैं, ऐसे लोगों की सोच अपनाते हुए स्पार्टसिस्ट अपना नाम रखा। अब ये स्पार्टसिस्ट कौन है? इन्होंने क्या डिमांड की? सवाल उठते हैं ना, स्पार्टसिस्ट की डिमांड क्या होगी? डिमांड, तो देखो डिमांड की मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चाहते थे कि अभी है ना राजा का तंत्र चल रहा है, कोई बात नहीं, कल आज राजा का तंत्र है, कल सुबह राजा का तंत्र हट के लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों का तंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये फ्यूडल सिस्टम को बकवास है, हटा दो, फाड़ दो, फोड़ दो, बस, ज़्यादा नहीं। दे डिमांड सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। उन्होंने जो रशिया की गवर्नमेंट थी ना बोल्शेविक्स, उनकी तरह एक है ना गवर्नमेंट की डिसाइड की कि है ना हमें ऐसी एक गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसी एक गवर्नमेंट आएगी तो राजा के साथ-साथ ऐसे लोगों को भी भगाएगी जो राजा के चमचे हैं। है ना? और राजा के चमचों को भगा देगी, बहुत अच्छी बात है। सच में सही लगा है लगने को तो, लेकिन ये ऐसी सोच कभी टिक सकती है? आप बताओ, ऐसे लोग जो चाहते हैं अचानक से सब कुछ चेंज हो जाए, ये तो किसी गरीब को मार डालें कभी। ये कह देंगे कि है ना, तू इस जगह पे है ना हमें नहीं चाहिए तो तू मर जा। ऐसे होता है कोई? दैट इज़ द वर्स्ट। ये बहुत ज़्यादा बकवास है। तो ऐसी चीज़ों को ना मानने के लिए है ना, ऐसी जब सोवियत यूनियन बनाई गई, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, वाइमर अपोज़िट, वह वाइमर का एक साथी और बन गया इस वक़्त में, जिसका नाम था फ्री कोर। ये फ्री कोर एक ऐसे लोग, मतलब ऐसा ग्रुप था, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे दैट दैट वाज़ फाइट दैट वाज़ फॉट इन द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी की तरफ से लड़े थे, लेकिन हारने की वजह से इन लोगों को छोड़ दिया गया। बंदी बनाया जर्मनी के इन सोल्जर्स को, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया कि जाओ मज़े करो, छोड़ा तुमको। सीधी बात है, जाओ मस्ती मारो बस। इस मस्ती के चक्कर में इनको छोड़ दिया। अब इनको छोड़ने के बाद ये कहाँ जाएँगे? वापस जर्मनी में ही तो आएँगे। अब इन्होंने देखा कि भाई हमारी लड़ाई थी रशिया से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और उस रशिया ने है ना हमें इतना ज़्यादा बुरा कर दिया, हमें इतना ज़्यादा ऐसे क्रिपल्ड बना दिया, तो हम है ना उसके साथ क्यों जाएँ? उसकी जैसी विचार को, उसके जैसे आइडियोलॉजी को क्यों अपनाएँ? तो ऐसी बात के साथ इसने वाइमर के साथ हाथ मिला लिया। ये वाइमर के साथ ऐड हो गया, और इसने है ना जैसे ही वाइमर से हाथ मिलाया ना, तो इनकी ताकत दोगुनी हो गई, और इन्होंने ऐसा मुक्का बनाया, ऐसा मुक्का बना के, ऐसा मुक्का बना के एक दिया, किसमें? स्पार्टसिस्ट में। स्पार्टसिस्ट में एक मुक्का दिया, और ऐसे ही स्पार्टसिस्ट हार गई। जब है ना फ्री कोर और वाइमर कमीशन एक साथ मिल गई और स्पार्टसिस्ट एक साइड रह गई, तो स्पार्टसिस्ट को हराना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। समझ गए? ये फ्री कोर कौन है? ये फ्री कोर वह सोल्जर्स हैं जिन्होंने जर्मनी के अपोजिट में लड़ने वाले रशिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन आखिर में ये सोल्जर्स हार गए थे। सिंपल मानो, जैसे अपने इंडियन सोल्जर्स है ना, ऐसे ही ये जर्मनी के सोल्जर्स थे जो हार गए थे। इनको कहते हैं फ्री कोर, ठीक है ना? अब स्पार्टिस्ट हार गई, तो स्पार्टसिस्ट ने अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट रख लिया। ठीक है? कम्युनिस्ट और स्पार्टसिस्ट एक ही है, कन्फ्यूज़ मत होना। अब इसके बाद 1923 में जब जर्मनी मीन्स 1923 जर्मनी रिफ्यूजेस टू पे द कंपेंसेशन फ्रांस अटैक्ड जर्मन। इस वक़्त है ना जब 1923 आ गया था ना, तो 1923 में है ना जर्मन ने है ना अपना कंपनसेशन पाउंड के तौर पर देते हुए, फिर लोन जो लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, उसका इंटरेस्ट और लोन देते हुए, और अपना है ना खुद प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, तो इन सब की वज़ह से है ना वो तंग आ गई थी और इरिटेट हो गई थी। That was the a special way. That was not a way, but that is a thing which depressed the German peoples. ये सब है ना डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि भाई खुद के लिए सोने को नहीं, खुद के लिए खाने को नहीं, हम तेरे को दें। हम क्या करें? मर जाएँ? कोई मतलब नहीं हमारा। हम मेहनत करें, हम कमाएँ,
हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और तू हमसे सब कुछ ले जाए। ये कहाँ का न्याय? इस न्याय के लिए खड़े होने वाले ये जो जर्मन के लोग थे ना, इन लोगों ने कहा कि अब हम कुछ नहीं देंगे 1923 में। लेकिन इस बात को सुन के फ्रांस गुस्से में आ गया और फ्रांस ने है ना जर्मन से कहा, अगर तू नहीं देगा ना तो हम तुझ पे अटैक करेंगे। और वही हुआ, फ्रांस ने अटैक कर दिया जर्मन पर, और जर्मन पे अटैक करने के बाद फ्रांस की बात, मतलब फ्रांस ने अटैक करके जो एक नदी थी, मैंने आपको बताया था कि राइनलैंड, याद है ना, राइनलैंड, जैसे कि ये जर्मन है, इसके बीच में एक नदी की बहती थी जिसको कहा जाता था रूर नदी। रूर, रूह नाम से रख लेना ना, रूह, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में रूह, तो रूह से रूर, ये याद रख लेना। ये नदी थी बीच में जिसको राइनलैंड कहा जाता था। ये नदी है ना, इसने फ्रांस ने है ना हथिया ली, बिकॉज ये डीमिलिटराइज थी, यहाँ पे कोई भी है ना आर्मी नहीं थी, तो इस वजह से फ्रांस ने इस नदी को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर इसके बाद है ना जर्मन वाले और ज्यादा परेशान हो गए कि भाई पहले ही वो बात चल रही है कि घर में नहीं है दाने, फिर भी हम चले चुगाने, तो चुगाने तो कहाँ ही जाएंगे, अब हम, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, फ्रांस जो थोड़ा बहुत था वो फ्रांस ने और हटिया लिया अटैक करके। अब हम क्या करें? ऐसे वक्त में है ना जर्मन, मतलब जर्मन के पास एक ही आइडिया आया, थोक के बाद बेचो, नोट की गड्डी छापो। इसकी जो करेंसी थी मार्क, इसकी करेंसी कौन सी थी? मार्क करेंसी थी इसकी, मार्क, ठीक है ना। ये मार्क करेंसी को इसने इतना छापा, धड़ल्ले से छापती गई, छापती गई, छापती गई, छापती गई, छापती गई, इतनी ज्यादा छाप दी ना इसने ये करेंसी कि इसकी करेंसी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। अब आप सोचोगे भाई करेंसी तो छाप रहे हैं, लेकिन देखो आपके हिसाब से मैं कहूँ, अगर आप कोई यूपीएससी वाला एस्पिरेंट देखे तो उसके लिए मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन एक नॉर्मल अगर आप स्टूडेंट्स हो ना, नॉर्मल स्टूडेंट जो क्लासेस में पढ़ते हो, तो देखो करेंसी छापने का भी एक तरीका होता है। अगर आप करेंसी छाप रहे हो ना, तो आप उतनी करेंसी छाप सकते हो जितना आपके पास गोल्ड है, जो आपने अपने एक, मतलब एक बैंक को जमा करा रखा है, जिस गोल्ड की वजह से आप करेंसी की वैल्यू है। अगर आप उस गोल्ड से ज्यादा करेंसी छापते हो ना, तो आपकी करेंसी की वैल्यू घट जाती है। जैसे कि हम देखते हैं अपने भारत के अंदर, भारत के 81 रुपीज, 81 रुपए एक डॉलर के बराबर है। कितने? 81 रुपीज एक डॉलर के बराबर है ना। अब वो 81 रुपीज एक डॉलर के बराबर है, तो सोचो हम कितना कम समझते हैं अपने रुपये को। फिर भी हम ये क्या सोचते हैं कि डॉलर सबसे बड़ा है ना, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? अंदर से फील करके देखो, हाँ कि ना। तो सोचो इस वक्त में जब है ना जर्मन पैसे धड़ल्ले से छाप रहा था, अपने मार्क को छापते छापते जा रहा था, तब इसके मार्क का है ना वैल्यूएशन कितना घटा पता है? अप्रैल, अप्रैल में इसके मार्क की कैलकुलेशन देखें तो $1, जहाँ पे अमेरिका का $1 था, वहां पे ही 24,000 मार्क माना जाता था। मतलब $1 की जो सामान आएगा ना, वो सामान जर्मन के अंदर 24,000 मार्क का आएगा। समझने की बात है। मिंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे है ना करेंसी छापी जाती है देश की। और ये देश की करेंसी छापने के लिए ऐसा ही हाल नहीं है कि है ना बस आप तो छापते जाओ, नहीं। इसके लिए आपके पास एक वैल्यू रखने के लिए, मतलब वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए रखने के लिए। और पूरी दुनिया ने गोल्ड को बना रखा है उस जगह पर, कि आप गोल्ड जितना आप रखोगे ना, उतनी आप करेंसी छाप सकते हो। अगर ज्यादा छापोगे तो आपके देश की जो करेंसी है ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ, अप्रैल के अंदर $1 24,000 मार्क के बराबर हो गया। जुलाई के अंदर वही $1 3,53,000 के बराबर हो गया। अगस्त के अंदर वही $1 46,21,000 के बराबर हो गया। एंड आफ्टर दैट दिसंबर, देखो एक एक महीने का आ रहा है। देखो अप्रैल, फिर मई और जून हट गया, सॉरी जुलाई आ गया, जुलाई, जून, जुलाई, फिर अगस्त आ गया, फिर नवंबर हट गया, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर आ गया। और इस वक्त तक ये $1 9,88,60,000 के बराबर हो गया। 9 करोड़। आपके पास आज के वक्त में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप तो बिजनेस चालू करने की सोच सकते हो। और यहाँ देखो $1 9,88,60,000 के बराबर आ गया। और फिर इस दिसंबर के बाद, मतलब न्यूज़ ईयर के बाद, ये ट्रिलियंस में चली गई जो रेट थी।
यहाँ पे करोड़ बोला हूँ, मतलब अरबों खरबों में है ना ये रेट चली गई। $1 मतलब खरबों खरबों मार्क करेंसी जर्मन की, समझे। इस वक्त में जब जर्मन के लोगों को एक ब्रेड का पीस खरीदना होता था ना, मैं पूरे पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पीस की बात कर रहा हूँ। एक पीस जो आप कभी भी चाय में डबो को एक बार में खा जाते हो, वो पीस की बात कर रहा हूँ। उस पीस को खरीदने के लिए जर्मन के लोगों को अपनी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बैलगाड़ी में, और ऐसे करेंसी को भरना पड़ता था, मार्क करेंसी को, और तब जाके वो एक पीस ला पाते थे। तो सोचो कितना महंगा होगा, है ना। ये सब हाल मचा था। इसके बाद हम अगला देखें, इस सब सिचुएशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको महामंदी, आर्थिक महामंदी कह सकते हो, महामंदी कह सकते हो इसी सिचुएशन को, हाइपर इन्फ्लेशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपके लिए एक सिंपल वाले नोट्स बनाऊं, ठीक है ना। तो ये सिंपल वाले नोट्स बनाने की मैंने तो पूरी ट्राई की है, बस आपके ऊपर है आप कितना उसको यूज़ करें। आप जितना यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ है ना आपको आगे भी काम आएगी। हाँ, ले लिया। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो देखो, आगे जब ये सब चल रहा था ना, तब अमेरिका अपने आप को लीडर दिखाना चाहता दुनिया के सामने कि हम भाई लीडर हैं, हम संभालेंगे जर्मन को, हम जर्मन को अपनी गोद में लेंगे और गोद में लेके खिलाएंगे ऐसे। छोटा बच्चा जान के हमको जर्मन, फिर ये बोला छोटा बच्चा जान के हमको ना, आगे मेरे को पता नहीं है। तो बस जर्मन ने, जब है ना जर्मन की ये हालत देखी ना, तो अमेरिका आया, अमेरिका ने एक प्लान लाया, डाउस प्लान। ये डाउस प्लान अमेरिका का प्लान था, जो कि एक अमेरिका के एक फेमस इंसान था डाउस, उसके नाम पे है ना बनाया गया डाउस प्लान। ये डाउस प्लान का मतलब क्या था, इस डाउस प्लान के मतलब से जो जर्मनी थी ना, उसको शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था ये अमेरिका। अमेरिका आता और ये कहता ले बेटे तेरे लिए शॉर्ट टर्म लोन ले, 2 साल के अंदर अंदर मुझे इसका इंटरेस्ट भी देना और ये लोन भी वापस करना। तुझे बस ये करना है, अमेरिका कहता था जर्मन से, तुझे बस ये करना है अपनी इंडस्ट्रीज को चालू कर, वहां पे काम चालू करवा, और जैसे जैसे तेरी इनकम होगी वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट दे, और मेरा इंटरेस्ट देते हुए जो कि तूने नीचे मना किया था कि अब तू कंपनसेशन नहीं देगा, वो भी देता जा, समझे। ये सब बात कहने लगा जर्मन, जर्मन से अमेरिका। अब ये सब ठीक है, कुछ सालों तक ये सब कुछ सही चलता रहा। फिर उसके बाद आई महामंदी, वो भी आर्थिक वाली महामंदी, अच्छी वाली महामंदी। इसे कहते हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन, मतलब महामंदी के साल, हिंदी में बोलते हैं महामंदी के साल, ठीक है। 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी स्टेबल रहा, जर्मनी में सब कुछ चलता रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स पे है ना जर्मनी बढ़िया से चल रहा था, ठीक ठाक तरह से चल रहा था। लेकिन इस शॉर्ट टर्म लोन्स की गाड़ी है ना, एक रेत के सेंट मतलब रेत के उस पे खड़ी थी, टीले पे। अब रेत के टीले पे खड़ी है तो फिर क्या होगा भाई, मरोगे तो सही ना। आप खुद बताओ, आप है ना एक रेत के टीले पे खड़े होके ये सोचो कि अगर एक बड़ा सा रेत का टीला है उस पे खड़े हो, और ये सोचो कि एक है ना बड़ा सा रोलर आए और उसमें टक्कर दे, तो वो रेत का टीला नहीं हिलेगा, ऐसे थोड़ी होगा भाई, वो तो एकदम से टक्कर देगा। आप या तो नीचे दब जाओगे उसके, या फिर बाहर बाहर निकल, है ना। तो यही चीज तो यहाँ पे थी। अब भाई शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, लेकिन अमेरिका का भी इस वक्त में है ना किस्मत बहुत गंदी थी। इट वॉज बिल्ड ऑन सैंड, ये कहावत बन गई कि जर्मन की जो स्टेबिलिटी थी ना, वो एक है ना बिल्ड ऑफ सैंड पे, मतलब एक सैंड के टीले पे खड़ी थी, एक टीले पे, एक इट वॉज बिल्ड ऑन सैंड, ठीक है। नाउ जर्मन डिपेंड्स ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, जर्मन पूरी तरह से डिपेंड था अमेरिका से दिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स पर। लेकिन अचानक से वॉल स्ट्रीट क्रैश्ड। वॉल स्ट्रीट क्या है, जैसे कि आपने बॉम्बे एक्सचेंज सुना है, बॉम्बे एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना। ये बॉम्बे एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, निफ्टी सुना है, नेशनल एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया सुना है भाई। ये तो गलत बात है, ये हमारे शेयर मार्केट्स हैं, ये तो आपको सुनने चाहिए, इनके बारे में तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो शेयर मार्केट्स है ना अपने, ऐसे ही एक शेयर मार्केट अमेरिका का है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट, मतलब वॉल दीवार, स्ट्रीट सड़क, सड़क का किनारा,
है ना। वॉल स्ट्रीट, दीवार सड़क के किनारे। वॉल स्ट्रीट जो एक शेयर मार्केट था वो क्रैश हो गया। क्रैश मतलब कि है ना, कई लोगों को ऐसी अफवाह हो गई, ऐसी मिथ फैल गई, ऐसे रूमर्स फैल गए कि है ना अब मार्केट की प्राइस घटती जाएगी और है ना ये जो शेयर्स है इनकी कीमत बहुत ज़्यादा घट जाएगी। इस लालच में आके, इस बात को सुनकर उन सब लोगों ने अपना जो भी शेयर्स में लगाया हुआ था वो सब डॉलर वापस सेल कर दिए, बेच दिए। और वो शेयर्स सेल करने की वजह से 1929 में सिटीजन सेल्स दियर शेयर्स, देन ऑन 24th अक्टूबर 1.3 करोड़ शेयर्स सेल। एक दिन के अंदर, एक दिन 24 अक्टूबर के दिन 1.3 करोड़ शेयर सेल कर दिए गए, बेच दिए गए। अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब ये सब हुआ था ना तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जाना लगा, ये वाला दिन। और ये वाले दिन के बाद फिर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बरकरार रही, बिल्कुल स्टेबिलिटी पे रही। और ये जब अमेरिका के अंदर हो रहा है तो अमेरिका सबसे बड़ी उस वक्त में अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका वॉज द फर्स्ट और ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन द टाइम ऑफ on not the on the time during the time of this great economic depression faced by the जर्मन। ठीक है ना। हमने पहले पढ़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहाँ पे आई थी, हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ पे आई थी, जर्मन में। तो जर्मन के बाद अब कहाँ पे आ रही है, अमेरिका में। तो ये 1929 के बाद जब क्रैश हुआ ना वॉल स्ट्रीट, तो उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आई। अब इसमें है ना क्या क्या फिर बुरा हुआ, हाफ ऑफ नेशनल इनकम, फैक्ट्रीज ऑफ एक्सपोर्ट फेल, वर्ल्ड वाइड प्रेशर। मतलब कि है ना इस वक्त में अमेरिका के अंदर जो इनकम आती थी ना, नेशनल इनकम, जैसे कि पूरे साल आप है ना जो भी है ना देश से बाहर बेचोगे उसका आपको टैक्स मिलेगा, उस टैक्स पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेंगे और देश के अंदर लोगे और टैक्स से आप पे भी करोगे। तो हर चीज का आप है ना कुछ पे करते थे, कुछ ना कुछ लेते थे, तो नेशनल इनकम कहलाई जाती थी ना ऐसी चीजें। अब नेशनल इनकम कहलाई जाने वाली चीजें जो थी ये आधी हो गई। मतलब जैसे मानो 1 बिलियन थी, 1 बिलियन, तो वो 1 बिलियन 50 मिलियन रह गई। समझे, 50 सही 500 मिलियन रह गई। वो 1 बिलियन 500 मिलियन रह गई। तो सोचो 50% घट गई सीधे। फिर फैक्ट्रीज ऑफ, जो फैक्ट्री काम कर रही थी ना वो आधी फैक्ट्रीज बंद हो गई। एक्सपोर्ट फेल, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाए जा रहे थे ना वो सब फेल हो गए। और इसके बाद वर्ल्ड वाइड प्रेशर, ये सब जो सिचुएशन बनी ना, ये सब सिचुएशन पूरे दुनिया ने महसूस करी, क्योंकि अमेरिका में दिक्कत आएगी तो अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है उस वक्त की, तो अमेरिका दिक्कत में मतलब पूरी दुनिया दिक्कत में, पूरी दुनिया ने ये सब चीज़ फेस की। अब जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट, जर्मन की इकोनॉमी ने सबसे ज़्यादा फेस करी, क्योंकि जर्मन किसके बल पे खड़ा था, जर्मन खड़ा था अमेरिका के शॉर्ट टर्म लोन्स में। लेकिन अमेरिका ने कह दिया भाई मेरे पास खुद के पास इतना नहीं है, मेरी इनकम इतनी हो गई है, मतलब यहाँ से यहाँ आ गई है, मैं तेरे को क्या दूं, नहीं दे रहा, मैं भाग यहाँ से। इस वक्त में है ना जर्मन को ऐसे फटकार के भगा दिया। अब जर्मन बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई, वाइमर से लोगों का भरोसा उठ गया है। और इसके साथ साथ फिर क्या होगा, अब आएगा हिटलर, हिटलर की एंट्री होने वाली बहुत जल्दी। अब तो देखो, अब ये जब सब हो रहा था ना तब क्या हुआ, प्रोडक्शन रिड्यूस, किसका प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, ये प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ जर्मन के लोगों का, जर्मन वासियों का। तो देखो जर्मन सिविलियंस का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया 40% से। फिर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ने लग गई। जो जवान लड़के लड़कियां थी, जैसे कि अपन अगर एक सही जगह पर यूज नहीं करेंगे अपनी एनर्जी को, सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, हम गलत गलत चीजों में पड़ जाएंगे ना। तो वो गलत चीजों को रोक सकती नहीं, क्योंकि अब कुछ है नहीं। लोग अपन जैसे बच्चे क्या सोचेंगे ऐसे वक्त में कि भाई कुछ है नहीं खाने के लिए, अब क्या करा जाए। अब ये जो भी बाहर दिख रहा है ना उसके साथ पत्ते खेलो, पत्ते खेलकर उससे जीतो, जीत कर है ना जो भी कुछ है उससे खाना पीना खाओ। यही तो सोचेगा कोई इंसान, पागल इंसान। तो बस अनएजुकेटेड तो थे ही, तो अनएजुकेटेड के साथ साथ जब उनको कुछ साधन नहीं दिख रहे थे, अनएम्प्लॉयड थे, तब उन्होंने यही चीज सीखी और उन्होंने कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया, लोगों की जेबें काटना शुरू कर दिया, मर्डर करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें इस वक्त में सबसे ज्यादा होने लगी जब जर्मन के अंदर है ना इतनी बड़ी वाली महामंदी चली। जब अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन आया तो जर्मन में तो पहले ही हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था, उस हाइपर इन्फ्लेशन के बाद
ये ग्रेट डिप्रेशन और ज़्यादा आ गया ना, तब जर्मन मतलब अब तो भाई बहुत गंदी हालत हो गई जर्मन की। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट है ना, 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल्स हो गए थे, सिटीजन्स हो गए थे। 6 मिलियन का मतलब पता है? 6 मिलियन का सीधा मतलब ये है कि 60 लाख लोग है ना अनएम्प्लॉयड हो गए थे इस वक्त में जर्मन के अंदर। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, तो ये सब एंटरप्राइजेस भी बंद होने लग गई थी, क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये बेचेंगे क्या जब इनके पास ही कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे वक्त में एक डर बन गया था किनके में, कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, तो हर कंट्रीज में होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ अडानी अंबानी और रतन रतन टाटा जी, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, तो ऐसे ही बिजनेसमैन यहाँ पर भी थे। तो उन बिजनेसमैन को एक धारणा फैलने लगी, एक डर लगने लगा, जिस डर को कहा जाता था प्रोलेटराइनाइजेशन। प्रोलेटराइनाइजेशन, ठीक है ना, हिंदी में कहा जाए तो सर्वहराकरण। सर्वहराकरण, प्रोलेटराइनाइजेशन, ठीक है ना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि है ना, ये जो अमीर लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, ये सोचने लगे भाई अभी हम ठीक है, अभी हमारे पास है थोड़ा बहुत, लेकिन है ना, क्या पता आगे चल के हमारी स्थिति ये हो जाए कि हमको नौकरी करनी पड़े, और क्या पता उससे भी कई गुजरी हो जाए कि हमको है ना ऐसे गुलामी करनी पड़े, और क्या पता हमको है ना भीख मांगनी पड़े। ऐसे ऐसे डर लगने लगा इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जो कि है ना आज के वक्त में हम कहते हैं रतन टाटा जी, बिरला जी, अंबानी जी, ऐसे-ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, ऐसे लोग यहाँ पर भी थे, तो उनको ऐसा डर लगने लगा कि हम अब क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास है, कुछ सालों बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? ऐसे-ऐसे डर के साथ ये जीने लगे। अब फिर क्या हुआ? उम, ये जब सब हो रहा था ना, तो इसके साथ-साथ वाइमर रिपब्लिक ने भी कुछ गलतियाँ की। जैसे कि वाइमर रिपब्लिक ने गलतियाँ कुछ ऐसी की कि वाइमर रिपब्लिक ने आर्टिकल 48, जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो ये नेशनल इमरजेंसी कई बार लगाई, और नेशनल इमरजेंसी लगाने का सीधा मतलब ये है कि आप है ना लोगों के राइट्स होते हैं ना, लोगों के जीने के अधिकार, उनके घूमने-फिरने के अधिकार, सबको अपने कब्ज़े में कर लोगे, और फिर लोगों का कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो ऐसे है ना कई बार आर्टिकल 48 को लागू किया, और साथ ही साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज, मतलब गठबंधन गठबंधन मतलब ऐसा होता था कि दो पार्टीज लड़ रही हैं, ठीक है, दो पार्टीज लड़ रही हैं, एक पार्टी का नेता अपनी पार्टी से लड़ लिया, तो वो है ना दूसरी पार्टी में जाके हाथ मिला लेगा, और है ना दूसरी पार्टी में जॉइन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज, और हिंदी में गठबंधन। मतलब है ना ये सब एक दूसरे से ऐसे हाथ मिलाते थे, लड़ाई करते थे फालतू के, फिर ये झगड़े होते थे, जिसकी वजह से कई है ना इलेक्शंस हुए, और 10 साल के अंदर 20 पार्लियामेंट्स बनी थी। हमारे भारत में 5 साल में 1 पार्लियामेंट बनती है, तो 10 साल में 2 बनेंगी, लेकिन इस जगह पर जर्मन के अंदर उस वक्त में 20 पार्लियामेंट्स बन चुकी थी 10 साल में। और हर इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं, तो उनके यहाँ भी मार्क्स खर्च हुए होंगे ना, तो अब इस वजह से लोगों है ना को गुस्सा आने लगा, और उनका डेमोक्रेट से भरोसा उठने लगा। ठीक है? तो आज हमने ये सब कुछ पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने अपना काफ़ी ऐसे ट्राई किया है। आज मैंने थोड़ा कुछ चेंज किया था अपना वे पढ़ाने का, तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि ये वक़्त ऐसा है जब आपको आगे बढ़ना होगा। नहीं आप ऐसे ऐसे करोगे ना, इग्नोर मारोगे ना, तो यार देखो, आज आप समय को इग्नोर मार रहे हो, आगे चल के समय आपको इग्नोर मारेगा। सीधी-सी बात है। जब आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, अगर आप समय को टाइम नहीं दे रहे हो, तो समय भी आपसे यही कहेगा, "तू कौन है? मैं तेरे को नहीं जानता, चल पहुँच।" ठीक है ना? आज आप कह रहे हो हमारे पास काफ़ी समय है, लेकिन वो आज का ही समय है, जब आपके पास समय है। लेकिन जब समय के पास समय नहीं होगा ना, तब आपके पास है ना कुछ नहीं रहेगा। और समय जब गुस्से में आया, जैसे कि सालों तक है ना तुम मुझसे टाइम स्पेंड नहीं कर पाओ उसके साथ, तो वो क्या करेगा या करेगी? छोड़ देगी ना तुम्हें। सेम ये सी जगह है, जब तुम पढ़ाई को अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे पढ़ाई के साथ, तो तुम्हें ये पढ़ाई क्यों अपना मानेगी? तुम्हें भी ये छोड़ देगी, और आगे चल के आप लोग जानते हो फिर क्या हो सकता है। अभी मुझे पता है आप लोगों के लिए मज़ाक की बात लग रही है, लेकिन सच बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग समझ जाओगे अगर आप लोगों का अभी से है ना दिमाग नहीं खुला, अभी से आपकी आँखें नहीं खुली तो। इसलिए प्लीज़ मज़े करो, खुश रहो और आगे बढ़ते चलो, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर मत करो, ठीक है ना? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।
अबे हट!